नमस्कार, उत्कर्ष क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 13 जो है लैब असिस्टेंट मॉडल पेपर 13 को सॉल्व करेंगे और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से घूमती हुई एक 60 ग्राम द्रव्यमान की टेनिस की बॉल की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन लगानी है और उसको सॉल्व करना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन अपन जानते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, है ना। तो यहां पर अपन फॉर्मूला लगा देंगे लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 6.62 प्लैंक नियतांक होता है, डिवाइड बाय मास कितना है 60 ग्राम है और इंटू मीटर में है वेग तो द्रव्यमान को किलोग्राम में लेना पड़ेगा, तो 10 की घात माइनस 3 ले लिया साथ में और इंटू 10 मीटर पर सेकंड का वेग है 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर में है तो ग्राम में नहीं ले सकते आप, उसको किलोग्राम में करना पड़ेगा। इसको जब अपन कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो, 1 रह जाएगा लगभग ये, है ना। और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 2, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर प्लस 2, प्लस 2 का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 32। और ये भी एक और है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 से एक और तो 31, है ना, 33 सॉरी, एक और ऊपर आएगा तो 33, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 33 विच इज योर आंसर, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम। तो बढ़ती हुई ऊर्जाओं का सही क्रम अपन किससे लिखते हैं, n प्लस एल। जिसका n प्लस एल ज्यादा होता है उस चीज की ऊर्जा, उस उपकोष की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। और आप देख सकते हो सबसे ज्यादा n प्लस एल किसका है, 5d का, 5 प्लस 2, d के लिए 2 होता है l तो 7। ऐसे ही 6f 4 और 3 7। लेकिन अपन ये भी जानते हैं जब n प्लस एल सेम हो तब अपन किसकी वैल्यू को प्रेफर करते हैं, n। जिसका n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। आपका आंसर होगा सेकंड 5d 4f 6s एंड 5p। इसमें भी देख लो आप 6 प्लस 0 है 6 और 5 प्लस 1 है यानी कि 6, लेकिन n का मान ज्यादा जिसका होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व में अंतिम प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं क्या है। अंतिम एंटर होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ये है, ठीक है। तो परमाणु की संख्या क्या होगी, यानी उसका जो परमाणु क्रमांक आपको बताना है। तो n बराबर 3 है तो ये हो गया 3, l बराबर 2 है तो हो गया d, m बराबर प्लस 2 है तो d में देखो अपन जानते हैं ये होते हैं dxy होता है, dyz होता है। चलो ये 5 तो छोड़ो, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। d के अंदर जो है ये इस तरह से d का अरेंजमेंट होता है जिसमें संख्या चालू होती है -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। यही होता है d, सब पांचों के मान ये होते हैं। ये कह रहा है कि m बराबर +2 है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है। तो d में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो लास्ट वाले में है, इसका मतलब 3d 1 नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 नहीं है, ये है 1/2 -1/2 या +1/2 जो भी है। इसका मतलब वो लास्ट वाले d में है तो अपन लास्ट वाले d में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसकी जगह एक ही भरेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d9। यहां लिख देता हूं मैं उसको 3d9। और 3d9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d9 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हो तो इसका मतलब इससे पहले क्या भरा हुआ होगा, 4s2 होगा इससे पहले, 4s2 3d9। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, कॉपर का, और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है 29। तो इसका करेक्ट आंसर 29 ही होगा, ठीक है, 29 ही होगा, 14 नहीं होगा, क्योंकि डी में चला गया ना, डी में गया तो 14 तो आ ही नहीं सकता उसमें, डी में तो जो है 29 ही आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हैलोजन की परमाणु एंथैल्पी का सही क्रम। एक्चुअल में ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें आपको EGE का सही क्रम बताना है। परमाणु की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सही क्रम था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अपन जानते हैं अपवाद होता है उसके अंदर। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा फ्लोरीन से ज्यादा होती है, उसके बाद में ब्रोमीन और आयोडीन। करेक्ट आंसर होगा 3rd। तो वो मिसप्रिंटिंग की वजह से है, EGE होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और आंसर होगा इसका 3rd Cl, F, Br और I। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Cl की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी दी हुई है। जब 1 ग्राम क्लोरीन को पूर्णतया गैसीय अवस्था में Cl आयन में बदल दिया जाए तो उत्सर्जित ऊष्मा क्या होगी, ठीक है। तो ये तो पर मोल की है, आपको पर मोल कितनी है, आपका कितना मोल है, आपका 1 ग्राम है तो 1 अपॉन Cl कितना हो गया 35.5। Cl का परमाणु भार होता है 35.5 और इंटू, ठीक है, और इंटू 3 -3
349, तो आपका जो मोल है -349, तो आपका जो मोल है उस मोल के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल जाएगी, उत्सर्जित ऊर्जा। तो 349 डिवाइड बाय 35.5, इसको जब आप उसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.83। 9.83 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दी वन, जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम में इतने मोल होगा, ये 1 मोल के लिए, इतने मोल के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाएं, 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाएं, ये 3 ही दिख रही है आपको, हाँ, 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाएं हैं, X, 3/2x, 2x और 700x, ये इसकी 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाएं हैं। x 3/2x, 2x और 700x है, तो इसके लिए क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो आप देखो पहली तक तो ठीक है, x है, दूसरी भी 1.5x है, थोड़ा सा बढ़ी है, तीसरी भी 1.5 से थोड़ा सा 0.5 बढ़ी है, 2x है, लेकिन उसके बाद यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3, और उसके क्लोराइड के साथ में सूत्र बनाना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, MCl3। अब यहां M की जगह X लिया हुआ है, तो XCl3, आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, सही है एकदम, क्योंकि नाइट्रोजन में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती, गलत हो गया है, तो अभी बताया था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल हावी हो जाता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम होती है। गलत ही बताना है ना, हाँ, तो गलत कथन यही है, फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक और कॉपर में निम्न में समानता होती है। निम्न में समानता होती है, जिंक और कॉपर में क्या समानता है, वर्ग संख्या में नहीं है, जिंक अलग वर्ग का है, कॉपर, जिंक 12वें वर्ग में आता है, कॉपर 11वें वर्ग में आता है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अलग है, जिंक का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 3d10 4s2 और कॉपर का होता है 3d10 4s1, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अलग अलग है। उनके डी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ ये सही है, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, अगर अपन कॉपर की बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अपन कैसे लिखते हैं, 3d9 4s2, ये होता है उसका आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन, ये तो बाद में बनता है, तो आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में जिंक में डी में 10 होंगे और कॉपर के अंदर डी में 9 ही होंगे। 3d9 4s1 तो जब अभिक्रिया करता है ना, उस समय अपन उसको बनाते हैं पूर्ण पूरित विन्यास बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन s का डी में डालते हैं। दोनों संक्रमण धातु है, नहीं है, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी ये 3 ही संक्रमण धातु हैं, कॉपर उससे पहले आता है, संक्रमण धातु नहीं है। तो समानता बतानी है, उनके डी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है डी उपकोष में, अच्छा डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में समानता है, तो फिर अपन यही विन्यास लेंगे तब तो 3d10 4s1, तो डी में इसमें भी 10 है और डी में इसमें भी 10 है, दोनों में डी में 10 और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब तो अपन इसको प्रेफर करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो अदरवाइज कोई ऑप्शन इसका मैच ही नहीं करेगा। 3d10 4s1 यानी डी में 10 होते हैं, उसमें भी डी में 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 205 डिग्री सेंटीग्रेड CaSO4 2s2 जिप्सम है ये, और उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा है। तो देखो जिप्सम जो है, जब उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, 393 केल्विन, इस ताप पर जिप्सम में से जल के अणु निकलते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मींस CaSO4.12H2O। लेकिन जब ताप 393 केल्विन से ज्यादा हो, जैसे यहां है बहुत ज्यादा है, 205 कर दिया, 393 केल्विन से अगर ज्यादा हो, 393 केल्विन से उच्च ताप हो, तो ये अपने सारे जल के अणुओं को त्याग देता है और मृत जो है कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे बोलते हैं मृत जला हुआ प्लास्टर। अब आप देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है एक्स और वाई क्या होंगे, तो एक्स होगा जिप्सम और वाई होगा कैल्शियम सल्फेट। एक्स तो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाई होगा जो है मृत और जला हुआ प्लास्टर, यानी आंसर होगा इसका फर्स्ट, सेकंड आंसर नहीं होगा, फर्स्ट आंसर होगा, बिकॉज एक्स और वाई आपको बताना है, तो एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 850 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धात्विक सोडियम के साथ गलित KCl के अपचयन द्वारा पोटेशियम के निर्माण की औद्योगिक विधि। यह विधि होती है ऐसे, Na plus KCl gives NaCl plus K, NaCl plus K, ये एक विधि है पोटेशियम के निर्माण की औद्योगिक विधि है। ये किस तथ्य पर आधारित है, तो मैं आपको बताऊं, ये सेकंड तथ्य पर आधारित है कि पोटेशियम वाष्पशील होता है।
सोडियम की तुलना में ज्यादा वाष्पशील है ये, और अगर ये वाष्पशील होगा क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है, और क्वथनांक कम होगा तो जल्दी से वाष्पित हो जाएगा और आश्वित हो जाएगा, और उस आश्वित होकर उसको अलग कर लेंगे, है ना। और अभिक्रिया अग्रिम दिशा में, भाई यहां से अगर पोटेशियम लगातार बाहर निकलता जाएगा तो लास अतिले के नियम के अनुसार ये साम्य किधर जाएगा, अग्रिम दिशा में जाएगा। अग्रिम दिशा में जाने का मतलब पोटेशियम जो है बार बार आप बाहर निकालते रहोगे और संघनित करके उसको वापस कलेक्ट कर लोगे। ऑप्शन एस सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, इस पर ये आधारित है। बढ़ते हुए स्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो देखो कार्बोनेटों का स्थायित्व है, बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो पहले तो है सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम कार्बोनेट ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे आएगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। और इस तरफ है पोटेशियम के आगे इस तरफ है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्बोनेटों में तापीय स्थायित्व क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर तापीय स्थायित्व बढ़ता है, तापीय स्थायित्व बढ़ेगा ऊपर से नीचे चलने पर। लेकिन जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार छोटा हो जाता है, और आकार छोटा होने से जो उनका तापीय स्थायित्व है वो कम हो जाएगा, तापीय स्थायित्व कम होगा बाएं से दाएं चलने पर। अब देखो सोडियम से आप इस तरफ गए तो इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व जो है वो एक बार और रिकरेक्ट कर लेते हैं इसको। पोटेशियम कार्बोनेट सबसे पहले आएगा, सबसे ज्यादा तापीय रूप से स्थायी, ऊपर से नीचे तापीय स्थायित्व बढ़ता है, और तापीय स्थायित्व बढ़ता है तो पोटेशियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। उसके बाद में सही है थर्ड सोडियम कार्बोनेट स्थायी होगा, और फिर आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट सेकंड, यानी कि आपका आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट पोटेशियम कार्बोनेट, फिर थर्ड सोडियम कार्बोनेट, और फिर सेकंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2882 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास वाले तत्व के लिए कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यह तत्व द्वितीय वर्ग का है या चतुर्थ वर्ग का है, इसके ऑक्साइड का सूत्र MO2 है या इसके ऑक्साइड का सूत्र M2O है। तो आप पहले काउंट कीजिए कितने हैं, 20, 8 8 16 और 2 20। 20 किसका परमाणु क्रमांक होता है, कैल्शियम का, और कैल्शियम कौन सा आयन बनाता है, +2, और +2 बनाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा -2, और कैल्शियम और ऑक्साइड क्या बनेगा CaO यानी MO। तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन 288O है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO, न कि MO2 न कि M2O। दूसरी बात, यह द्वितीय वर्ग का तत्व है। कैल्शियम कौन से वर्ग में आता है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड कॉलम में आता है द्वितीय वर्ग में, है ना। 8 कैल्शियम का ही होता है, कितना हो गया 2 8 8 और 2, तो कैल्शियम 20, 16 और 2, हाँ तो 20 होता है कैल्शियम 40, ठीक है, परमाणु भार 40 लेते हैं, सही किया मैंने। कैल्शियम ऑक्साइड होगा इसका सूत्र, और CaO होगा वो, और वैसे ही मैग्नीशियम M2O होगा। ये चतुर्थ आवर्त का है ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, कि ये जो तत्व है वो कौन से आवर्त का है, ये द्वितीय आवर्त का तत्व है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाह्यतम कोश के अंदर। आंसर होगा फर्स्ट, यह द्वितीय वर्ग का तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई अभिक्रियाओं में 2x, y और z 80 किलो जूल है, दाब और ताप की क्या शर्तें होगी उच्चतम लब्धि के लिए। बाहर निकालो कितना हो जाएगा ये -80 किलो कैलोरी, यानी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ताप बढ़ाने पर प्रतीप जाएगा, तो ताप कम रखो और दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्रियाकारी अणु 3 है और उत्पाद में अणु 1 ही है, तो दाब बढ़ाओगे तो अग्रिम जाएगी, यानी उच्च दाब होना चाहिए, निम्न ताप होना चाहिए। उच्च दाब कहां दिख रहा है 1000 ATM, और निम्न ताप कहां दिख रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अमोनियम कार्बोनेट निम्न अभिक्रिया अनुसार वियोजित होता है। यह अमोनियम कार्बोनेट के वियोजन का एक समीकरण दिया हुआ है, एक बंद पात्र में जिसमें कि अमोनियम कार्बोनेट उपस्थित है। अमोनियम कार्बोनेट है ना, NH4 CO2 NH4 NH4 होल ट्वाइस CO3 NH4 होल ट्वाइस CO2। अमोनियम कार्बोनेट तो है ही नहीं, ये अमोनियम कार्बोनेट तो नहीं है ना। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है NH4 होल ट्वाइस CO3, ये होता है अमोनियम कार्बोनेट, तो CO2 ही दिखा रहा है इक्वेशन में। चलिए कोई नहीं, अबे आगे देखते हैं। एक बंद पात्र में जिसमें कि अमोनियम कार्बोनेट उपस्थित है में अमोनिया मिलाई जाती है, ठीक है, तो NH3 का अपदाब वास्तविक कुल दाब के तुल्य हो जाता है। अमोनिया का अपदाब वास्तविक कुल दाब के तुल्य हो जाता है, तो अब कुल दाब का वास्तविक दाब से अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको करना नहीं था सॉल्व, है ना, इसको एक लॉजिकल वे में आंसर देना था इसका, क्योंकि इसमें मोल्स वगैरह कुछ नहीं दे रखे हैं, तो इसका आप लॉजिकल वे में ही आंसर निकालो। अगर आप अमोनिया मिलाओगे तो अब उसका जो कुल दाब है वो बढ़ जाएगा, वास्तविक दाब की तुलना में ज्यादा होगा। इसका मतलब वो अनुपात आप देख लीजिए जो ज्यादा का हो, यानी ग्रेटर देन 1 हो। जैसे 27 31 तो ये लेस देन 1 आएगा,
31 27 ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब इस केस के अंदर अमोनिया का जो मिलाने के ऊपर दाब जो बढ़ेगा तो कुल दाब और वास्तविक दाब का अनुपात 1 से ज्यादा आएगा। 4/9 भी करेक्ट नहीं है और 5/9 भी करेक्ट नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन भी वैसे इनकरेक्ट है तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आंसर मैं लॉजिकल वे में दे रहा हूं 31/27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप T पर यौगिक Ab2 निम्न साम्य अनुसार वियोजित होता है। Ab2 वियोजित हो रहा है, वियोजन की मात्रा x है जो कि इकाई की तुलना में बहुत कम है। इकाई की तुलना मतलब x की मात्रा बहुत कम है, तो कुल दाब P के पदों में Kp को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई नहीं, इसमें तो सही है। क्या होगा देखो, Ab2 gives 2Ab2 है, चलिए 2Ab2 gives 2Ab plus B2। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कैसे, 1 मोल 0 मोल 0 मोल 1 माइनस x और ये हो गया x/2। सही है, 1 में से x गया तो ये बना x/2 बन गया। टोटल मोल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे सर टोटल मोल्स का नंबर आ गया 1 माइनस x प्लस x/2, यानी टोटल मोल्स हो गए सर 2 प्लस x/2। ठीक है, x प्लस x/2 होगा, x प्लस x/2 कितना होता है, 2 प्लस x/2। ये आपके टोटल मोल्स आ गए। वैल्यूज लगा दो, सबके अंदर जो है आंशिक दाब निकाल दो। सबसे पहले PAB का आंशिक दाब क्या होगा, PAB का आंशिक दाब हो जाएगा AB के मोल भिन्न। AB के मोल भिन्न कितने हैं, 1 माइनस x एंड अपॉन 1 माइनस x लिख देता हूं उसको, ये हो गया 1 माइनस x और डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ मोल से। टोटल मोल्स कितने हैं, 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस x और ऊपर चला जाएगा इंटू 2, है ना, 2 इंटू 1 माइनस x हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, और B के लिए भी निकाल लो ऐसे ही। PAB क्या होगा, ये तो था AB2, अब AB के लिए क्या होगा, x है। ठीक है, तो AB में हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस x और ऊपर हो जाएगा 2। और इसी तरह से उसके लिए भी निकाल लो, x/2 है ऑलरेडी, 2 से 2 कट जाएगा तो PB2 बराबर हो जाएगा डायरेक्टली PB2 बराबर x अपॉन 2 प्लस x और सबको किससे गुणा कर लेंगे, P से गुणा करेंगे कुल दाब से, तो ये आ गए इनके आंशिक दाब तीनों के। अब आपको जो पूछा है वो काम कर लो, इसका Kp निकाल लो। Kp में ये सारी वैल्यूज रख दो। जब ये Kp में सारी वैल्यूज रखोगे आप तो आपको आंसर में मिलेगा px²/x³/2, px³/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो px³/2 आएगा, विच इज योर करेक्ट आंसर नंबर 1। मेथड मैंने बता दिया है किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Kbr का घनत्व 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। एक कोष्टिका की लंबाई इतनी है, K का भार दिया हुआ है 80, Br का 80, तब ठोस की संभावित प्रकृति के बारे में। ठोस फलक केंद्रित Z बराबर 4, ठोस सरल घनीय Z बराबर 4, ठोस फलक केंद्रित Z बराबर 1, ठोस काय केंद्रित Z बराबर 2। तो देखो दो ऑप्शन तो यूं ही कट गए, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है Z बराबर 2 काय केंद्रित, या फिर हो सकता है, सॉरी, ये हो सकता है फलक केंद्रित, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि फलक केंद्रित के साथ Z4 होता है और काय केंद्रित के साथ Z2 होता है। तो इन सब में करना क्या, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है और घनत्व का फॉर्मूला लगा के मान रख दो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू Z अपॉन Na इंटू ए क्यूब। यहां से आपको ये Z निकालना है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन मास M, मॉलिक्यूलर मास 39 प्लस 80। Kbr दे रखा है, 39 प्लस 80 जोड़ लीजिएगा, 20 जोड़ लो, 100 और 119 है ना, 119। तो 119 तो परमाणु भार इसका अणुभार हो गया। 654 पिकोमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में ले लेना क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। सारी वैल्यूज रखेंगे, Na मींस एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, और D डेंसिटी आपको दे रखी है 2.75। सॉल्व करने पे आएगा Z इक्वल टू 4। यहां से Z का मान ज्ञात करना है, तो Z का मान जब अपन इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो नियरली इक्वल टू 4, Z बराबर 4 आएगा और Z बराबर 4 होता है फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल के लिए। आंसर इज फर्स्ट। वेनेडियम के हाइड्राइड के निर्माण के दौरान हाइड्रोजन परमाणु वेनेडियम के CCP है ना, वेनेडियम के CCP जालक में, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो वहां पे, CCP जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरता है। तो हाइड्रोजन की समन्वय संख्या, तो हाइड्रोजन कौन से स्पेस में आ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तियों में टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। 4 परमाणुओं से घिरकर जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। योर आंसर इज फर्स्ट। हाइड्रोजन परमाणु की भी समन्वय संख्या वही होगी जो चतुष्फलकीय रिक्ति की होगी।
निम्न में से कौन से क्रिस्टल में फ्रैंकल त्रुटि अधिकतम संभावना कब होती है फ्रैंकल की? जब धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। जब धनायन ऋणायन बराबर होते हैं तो शॉर्ट की, है ना, जब धनायन ऋणायन समान हो तो शॉर्ट की होता है, छोटा आकार का धनायन हो तो वो आराम से अंतराकाश में चला जाता है, मतलब फ्रैंकल दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एक द्वितीयक ठोस रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना रखता है, यदि इसके भुजा की लंबाई 400 पिकोमीटर और धनायन की त्रिज्या 75 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी? तो बहुत बार अपन कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो धनायन ऋणायन की त्रिज्या रॉक सॉल्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, 0.414 के बीच आएगा वो, और 400 पिकोमीटर भुजा की लंबाई दी हुई है। रॉक सॉल्ट में यही होता है R प्लस R माइनस, पहले भी एक बार मैंने बताया था आपको उसको, है ना। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट संरचना हो जाएगी ये R प्लस R माइनस इक्वल टू A/2, ये होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में। R प्लस R माइनस इक्वल टू A/2। R प्लस आपको दे रखा है, धनायन 75 है, ऋणायन आपको निकालना है R माइनस, और A आपको दे रखा है 400 डिवाइड बाई 200, और ये हो गया 75 उधर जाएगा तो R माइनस हो जाएगा 200 माइनस 75, 200 माइनस 75 दैट मीन्स 125 पिकोमीटर। 125 पिकोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। एक तत्व A FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है, इस तत्व के 200 ग्राम में 4.12 इंटू 10 की घात 24 परमाणु है। यदि A का घनत्व 7.2 ग्राम है प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी इकाई भुजा की लंबाई, तो वही वापस डेंसिटी का फॉर्मूला ही आ गया, D बराबर M इंटू जेड अपॉन NA इंटू ए क्यूब, यही होता है। अब आपको इस बार M नहीं दिया हुआ है, परमाणु भार नहीं दिया हुआ उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु भार निकाल लो। 200 ग्राम है और 200 ग्राम में इतने परमाणु हैं, है ना। और अवोगाद्रो संख्या अपन जानते हैं, ये परमाणुओं की संख्या है, तो परमाणुओं की संख्या से मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर क्या हो गया, 4.12 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की घात 23। यहां से इसके मोल आ जाएंगे, और मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटा अणुभार, है ना। तो अणुभार बाहर निकाल दो, भार 200 दिया हुआ है, भार तो 200 हो गया, नीचे आ जाएगा मोल, मोल मीन्स 4.12 इंटू 10 टू द पावर 24, और ऊपर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करके इसका क्या निकाल सकते हैं अपन, मास निकाल लेंगे W, और भार आ जाएगा, वो भार ऊपर रख के Z का मान FCC है, FCC का Z कितना होता है, FCC के लिए Z का मान 4 होता है, और 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व दे रखा है। यहां से आपको A निकालना है, तो A क्यूब आएगा, उसका रूट जो है क्यूब रूट करेंगे तो 299 पिकोमीटर इज योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लमसम 300 पिकोमीटर आएगा, 299 पिकोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट विलयन के लिए वांट ऑफ गुणांक 2.7, तो वियोजन की मात्रा, ठीक है, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या होता है, I-1 अपॉन N-1 बराबर वांट ऑफ गुणांक दे रखा है, अल्फा आपको निकालना है, तो अल्फा बराबर I का मान कितना है 2.74 माइनस 1 अपॉन N, कितने कणों में बदल रहा है वो, ये कितने कण बना रहा है यहाँ पर, एक बेरियम बनेगा और 2 नाइट्रेट, 3 कण बनेंगे, तो 3 माइनस 1 2, इधर गुणा कर लो, 2 अल्फा इक्वल टू 1.74 और अल्फा इक्वल टू 1.74 डिवाइड बाय 2, 0.8 एंड 7, 0.87, तो ये आएगा 0.87, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लो, 87%, 100% नहीं होगा, 87% इज करेक्ट आंसर, तो 87% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राउल्ट का नियम का रूप नहीं है, तो देखो राउल्ट का नियम कहता है कि P0 माइनस PS, मैं पहले लिख देता हूं उसको, P0 माइनस PS अपॉन P0 होता है विलय के मोल भिन्न स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये तो ओरिजिनल राउल्ट का नियम है। अब इसी इक्वेशन को 2-3 बार तोड़ मरोड़ के वहां पे लिखा है, और एक अलग इक्वेशन है, और वो अलग इक्वेशन मुझे साफ साफ ही दिख रही है। इक्वेशन नंबर 3 देखो, P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर लिख दिया n अपॉन n प्लस n, जबकि P0 माइनस PS अपॉन P0 होता है n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n माइनस n। तो आंसर क्या होगा, गलत कौन सा रूप है, थर्ड रूप गलत है, फर्स्ट सही है ना। फर्स्ट P0 PS अपॉन P0 इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल, विलायक के मोल भिन्न रख दिए हैं, सही है। P0 अपॉन P0 माइनस PS इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन n, सॉल्व करके देख लो इसको,
1 प्लस एन अपॉन एन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इसका उल्टा, तो ये भी तो उल्टा किया है, पी नॉट अपॉन, तो ये भी सही है। और ये लास्ट वाली इक्वेशन भी सही है। थर्ड इक्वेशन क्या है, सही, राउल्ट का नियम नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सहसंयोजक यौगिक प्राय ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक कम गलनांक वाले होते हैं। आयनिक ठोस विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और आयनिक यौगिकों का संगलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो कौन सा असत्य कथन बताना है? सहसंयोजक यौगिक कम गलनांक व कम होता है, सही है। सहसंयोजक यौगिक प्राय ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ये तो शायद नहीं होना चाहिए। सहसंयोजक यौगिक जो है वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते हैं। यही होगा इसका आंसर। आंसर इज फर्स्ट। बाकी सब सही है। ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करते, द्रव में करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है Ca+2। कैल्शियम कार्बोनेट होता है Ca+2, ये होता है ना Ca+2, और बीच में होता है C ट्रिपल बॉन्ड C-2, यानी एक सिग्मा बंध होता है। एक सिग्मा बंध के साथ साथ 2 पाई बंध होते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। एक सिग्मा बंध, 2 पाई बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य बने सिग्मा एंड पाई बंधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2 परमाणुओं से बने सिग्मा और पाई बंध, अच्छा सिग्मा और पाई की तुलना करनी। सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक प्रबल होता है, सही है। सिग्मा तथा पाई बंधों की बंध ऊर्जाएं 264 सिग्मा की और 347 पाई की, गलत हो गया। सिग्मा बंध की ऊर्जा पाई बंध की ऊर्जा से ज्यादा होगी, तो यानी कि सिग्मा बंध की ऊर्जा होगी ज्यादा और पाई की कम होगी। यहां उल्टा लिखा है, सिग्मा की कम और पाई की ज्यादा। और असत्य कथन ही बताना है, तो यही कथन क्या है, असत्य कथन है। MgBr D2O ए बना और साथ में ये बना, तो कंपाउंड ए क्या होगा? तो ये वाटर की तरह ही ट्रीट है। ग्रिग्नियर अभिक्रमक के ऊपर जब अपन पानी की अभिक्रिया करवाते हैं तो पानी का H जाके यहां लगता है और बेंजीन बनती है। अब उस पानी की जगह ड्यूटेरियम जाके लगेगा वहां DOD, तो ड्यूटेरियम यहां लगेगा तो ड्यूटेरेटेड बेंजीन बनेगी। ड्यूटेरेटेड बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर ड्यूटेरियम आ जाएगा और कंपाउंड बनेगा ड्यूटेरोबेंजीन। तो ड्यूटेरोबेंजीन यानी सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस 2 ब्यूटीन को ट्रांस 2 ब्यूटीन में किस प्रकार बदला जा सकता है? सिस 2 ब्यूटीन और नहीं बदला, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते? तो वही है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, अवरुद्ध घूर्णन होता है, घूर्णन में रुकावट होती है और उस रुकावट की वजह से, है ना, उस अंत परिवर्तन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो परिवर्तित हो जाता ना। तो लास्ट तो गलत हो गया, है ना। अंत परिवर्तन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी लिखा है नहीं होती है। तो यहां पे अपन सही आंसर करेंगे, कार्बन कार्बन में घूर्णन में रुकावट होती है। एल्केनों के हैलोजनीकरण से एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनते हैं। प्रतिस्थापन की सुगम्यता, तो अपन जानते हैं एल्केन्स में प्रतिस्थापन की सुगम्यता किससे देखते हैं, बनने वाले मुक्त मूलक से। और मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो तृतीयक हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा ताकि 3 डिग्री बने, फिर द्वितीयक हाइड्रोजन निकलेगा और फिर प्राथमिक हाइड्रोजन निकलेगा। करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। CH3CHCOH B प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं। अच्छा, इसके ऊपर एक अभिक्रिया हो गई रेड फास्फोरस HI की और B बना। तो रेड फास्फोरस HI क्या करता है, अपचयन करता है। एल्कोहल का अपचयन हो जाएगा, एल्केन यानी यहां एक H लग जाएगा, और COH का भी अपचयन हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहने का मतलब है एल्केन बन जाएगी प्रॉपर्ली। CH3 CH3 तो CH3 CH2 CH3 COH और OH का अपचयन हो जाएगा। और अपचयन होते ही अब ये कार्बन जो पहले किरेल था अब वो किरेल नहीं रहेगा, उसकी कायरलिटी, किरेलता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अणु की सम्मितता समाप्त हो जाएगी। असम्मित हो जाएगा, नहीं असम्मित हो जाएगा तो उल्टा प्रकाशिक समावयवी होगा। अणु की किरेलता समाप्त हो जाएगी, इस वजह से वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। एक अणु विहाइड्रोहेलोजनीकरण इवन क्रिया की दर क्षार की सांद्रता पर निर्भर करती है, नहीं करती है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर नहीं करती है, नहीं, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्षार की सांद्रता के द्वारा अप्रभावित रहती है। इवन में ये होता है, देखो जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है, मान लो मैंने ये लिया CH3 CH2Cl, इवन में क्या होता है, पहले स्टेप में ये हैलोजन ज्यादा विद्युत ऋणी है तो ये पहले हट जाता है बिना क्षार की उपस्थिति में, और ये पद होता है स्लो मतलब रेट डिसाइडिंग, ठीक है। इवन मतलब एक ही अणु भाग लेगा, दूसरा अणु भाग नहीं लेगा, तो एक अणु से ये Cl निकलेगा, कार्बोनाइन बनेगा। अब इस कार्बोनाइन से कोई क्षार आएगा जो कार्बोनाइन का एक H निकालेगा और एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, मतलब क्षार उसमें आ रहा है जो स्टेप फास्ट है, और फास्ट स्टेप में अगर कोई आएगा तो वो अभिक्रिया उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
निम्न में से कौन सी एल्कीन जलीकरण के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है? जलीकरण यानी पानी की अभिक्रिया। तो अपन जानते हैं एल्कीन के ऊपर वो एल्कीन ज्यादा क्रियाशील होगी, पानी के साथ अभिक्रिया ज्यादा करेगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर रिएक्टिव। और सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है? 2-मेथिल प्रोप 1-इन। अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और 2-मेथिल प्रोप 1-इन ज्यादा प्रतिस्थापी है तो उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा आएगी। Mg2C3H2O, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनती है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन बनती है। सोडियम की अभिक्रिया करवाओगे B बनेगा, यानी H हटके सोडियम लग जाएगा, सोडियम प्रोपिलाइड बनेगा CH3CC और ये Na हो गया सोडियम एसिटिलाइड। और सोडियम एसिटिलाइड पर ये CH3Br है, सोडियम एसिटिलाइड पर CH3Br की अभिक्रिया करवाएंगे तो NaBr हट जाएगा और CH3 लग जाएगा, मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, 2 पेंटाइन बनेगी। अब आगे पढ़ो। यौगिक A ये है, करेक्ट है। टोलेन परीक्षण देगा नहीं देगा? क्योंकि टोलेन परीक्षण वो देता है जिसके अंदर एल्काइन में कार्बन के ऊपर जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड उसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो टोलेन अभिक्रमक सिल्वर के साथ हटके जो है व्हाइट PPT श्वेत अवक्षेप बनाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। धनात्मक टोलेन परीक्षण देगा, गलत है। यौगिक C धनात्मक टोलेन परीक्षण नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से असत्य कौन सा है? पहला एंटी एरोमेटिक है, सही है, साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक होता है। तीसरा नॉन एरोमेटिक है, सही है, नॉन एरोमेटिक है ना, कोई डबल बॉन्ड वगैरह है ही नहीं इसमें। और ये एरोमेटिक है, सही है, 6 सिस्टम है, 2 2 4 और 2 यहां लोन पेयर वाले, 2 2 4 और 2 6, 6 सिस्टम एरोमेटिक होता है। सेकंड देखिए आप, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद कौन सा होगा? तो देखो ये HBr की अभिक्रिया है और ये एकांतर पाइबंध है, तो पहले इनमें अनुनाद होगा, है ना, CCl4 मीडियम है और ये डबल बॉन्ड है, तो पहले देखो इसमें अनुनाद होगा इस तरह से, ये बॉन्ड यहां आएगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। इसका मतलब आपको मिलेगा पहले ये ऊपर हो जाएगा CH2- और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे शिफ्ट हो गया और यहां पर हो गया प्लस चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, अधिक प्रतिस्थापी। जैसे यहां आएगा ना तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स आ गए उसके ऊपर, अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्कीन बनी। जबकि यहां पे अगर ये एल्कीन होती तो इस पे सब्स्टिट्यूट्स कम है, ये तो आपकी डबल बॉन्ड एल्कीन है, ये सब्स्टिट्यूट्स बहुत कम है, वहां पे एक मेथिल आ जाएगा। अभी देखना, अब Br यहां पर आके जुड़ेगा और Br जब यहां पर जुड़ेगा और H ऊपर जुड़ेगा तो ये CH3 बन गया, अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन, और ये Br। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग जो है अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्कीन बनती है, वहां पे अटैक होगा, तो अटैक होगा आपका जो है Br वाली इस पोजीशन पे। करेक्ट आंसर होगा सेकंड, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एल्केन में समावयवीकरण घटित नहीं होता है? तो समावयवीकरण किस में नहीं होता है? समावयवीकरण तो बड़ी एल्कीन्स में होता है ना, जैसे C5 C6 C2H6 में क्या समावयवीकरण होगा? इसका कोई समावयवी बनेगा ही नहीं, है ना। C2H6 में कोई समावयवीकरण नहीं होता है, ये छोटी एल्कीन है इसलिए इसमें समावयवीकरण एल्केन है, सॉरी एल्केन C2 का कोई दूसरा समावयवी नहीं बनता है। ये आपके 35 क्वेश्चंस थे और ये था लैब असिस्टेंट मॉडल पेपर नंबर 13। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.